वह जो फर्श बिछ रहे हैं वहां पर विराजमान हो जाए। अरे देखो देखो शेर आया, आप भी कहना शेर आया शेर आया। अरे देखो देखो शेर आया, अरे देखो देखो शेर आया। हमारे संघर्ष के प्राय आदरणीय डॉक्टर साहब करोड़ीलाल जी मीणा पधार आए हैं। संघर्ष का दूसरा नाम ही डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा है। जिस धरती पर भी जाते हैं, जिस गांव में भी जाते हैं, जिस शहर में भी जाते हैं, डॉक्टर साहब उस समस्याओं को सुलझा कर ही वहां से आगे प्रयाण करते हैं। ऐसे संघर्षशील महानुभाव आदरणीय डॉक्टर साहब हमारे मध्य पधार आए हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है, एक बार अपना स्थान ग्रहण कर ले। मैं कहूंगा देखो देखो कौन आया, आप कहना शेर आया शेर आया। देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया। डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जिंदाबाद, डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जिंदाबाद, डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं अब हरिमोहन जी चितौड़ा से निवेदन करता हूँ कि वह आज की सभा और संघर्ष की सभा का संचालन करें। श्री हरिमोहन जी चितौड़ा। बोलो बिल्केश्वर महादेव की। सभी महानुभावों से आग्रह है कि ये जो रास्ता बना हुआ है इसके दोनों छोर पर बैठने की व्यवस्था है, वहां पर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी महानुभावों से आग्रह है कि ये जो आगे की जगह है उसको खाली छोड़ दें और जो अपना स्थान है वो अपना स्थान ग्रहण करें। आज के इस महाजन आंदोलन के मुख्य अतिथि आदरणीय किरोड़ीलाल जी मीणा साहब हमारे पास पहुंच चुके हैं। आज के इस समारोह की अध्यक्षता हमारे बूंदी के लाडले विधायक श्रीमान अशोक जी डोगरा करेंगे। भाजपा के जिलाध्यक्ष श्रीमान शीतललाल जी राणा साहब, महामंत्री सुरेश जी भाई साहब, बूंदी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन भगवान जी लाडला, भाजपा के संघर्षशील नेता उपेंद्र जी शर्मा और निर्मल जी मानव, आप सभी का इस खटगढ़ नगरी में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आज का ये आंदोलन महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री परम पूज्य स्वामी सच्चिदानंद गिरी जी महाराज, जो कि पंचदशनाम चुना अखाड़ा आध्यात्मिक संन्यास आश्रम दे, इनके सानिध्य में यह कार्यक्रम, ये आंदोलन की रूपरेखा तय हुई है। मैं मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का इस खटगढ़ क्षेत्र की जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस आयोजन के सभी अतिथि हमारे बीच पहुंच चुके हैं। अब मैं मंचासीन अतिथियों से आग्रह करूंगा कि
मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर आज के इस महा आंदोलन के आगाज की शुरुआत करें। आदरणीय किरोड़ी लाल जी मीणा साहब, परम पूज्य सच्चिदानंद गिरी जी महाराज, विधायक अशोक जी डोगरा साहब, रूपेश जी शर्मा साहब, जिलाध्यक्ष कीर्तनलाल जी राणा साहब, आप सभी से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन कर इस महाआंदोलन की शुरुआत करें। हे मां नूर बनकर बाती हमें पिरोदे, हे मां नूर बनकर बाती हमें पिरोदे, कि हम चिराग बनकर रोशन जहां को कर दे, कि हम चिराग बनकर रोशन जहां को कर दे। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय किरोड़ीलाल जी मीणा साहब मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर इस महा आंदोलन का आगाज कर रहे हैं। सभी अतिथियों से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन के बाद अपना स्थान ग्रहण करें। इस मंच को सभा को जरा प्यार दीजिए, भोली भाली जनता पर उपकार कीजिए, हे नेम निमंत्रण इसे स्वीकार लीजिए, आप सभी मंच पर स्थान ग्रहण कीजिए। अब मैं मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन के बाद मैं सबसे पहले आदरणीय किरोड़ीलाल जी मीणा साहब और बूंदी विधायक अशोक जी डोगरा साहब से आग्रह करूंगा कि इस आंदोलन के प्रणेता श्री 1008 परम पूज्य स्वामी सच्चिदानंद गिरी जी महाराज का स्वागत सत्कार करें। आज भली बात आजो नीचे बैठो यार, नीचे बैठो बात करना चाहिए। स्वामी सच्चिदानंद गिरी जी महाराज का स्वागत होगा हमारे अतिथियों के द्वारा। हम आंख बंद करके जिस राह पर जो चल दे, बस आप सा कोई हो जो रहनुमाई कर दे, बस आप सा कोई हो जो रहनुमाई कर दे। आज के इस आंदोलन के प्रणेता श्रीमान महामंडलेश्वर श्री 1008 जी का हमारे अतिथियों की ओर से स्वागत किया गया। इसके बाद स्वागत की बेला के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब के स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा खट्टर पंचायत के सरपंच श्रीमान भवानी शंकर जी मीणा साहब को कि वो आए और डॉक्टर साहब का माल्यार्पण और साफा बंधवाकर स्वागत करें। खट्टर पंचायत की ग्राम पंचायत के सरपंच साहब की ओर से आदरणीय डॉक्टर साहब का माल्यार्पण करके जोरदार स्वागत किया जा रहा है। भवानी शंकर जी के गर्दन तोड़ने का विचार था क्या? हेलो
सरपंच साहब की ओर से आदरणीय डॉक्टर साहब का साफा बंधवाकर स्वागत किया जा रहा है। हर गांव आपकी चर्चा बड़ी हुजूर, मन में है आपके श्रद्धा बड़ी हुजूर, हरदम हमारे वास्ते तत्पर खड़े रहे, हरदम हमारे वास्ते तत्पर खड़े रहे, तत्पर तुम्हारे वास्ते जनता खड़ी हुजूर, तत्पर तुम्हारे वास्ते जनता खड़ी हुजूर। आदरणीय डॉक्टर साहब का ग्राम पंचायत के सरपंच साहब श्रीमान गोवानी शंकर जी मीणा की ओर से माल्यार्पण और साफा बनवाकर स्वागत किया जा रहा है। स्वागत अब मैं स्वागत के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के इस आंदोलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे लाडले विधायक श्रीमान अशोक जी डोगरा साहब के स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा। खटखट पंचायत के उप सरपंच एवं सभी वार्ड पंचों को कि वो आए और आज के हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय लाडले विधायक साहब का माल्यार्पण और साफा बनवा करके स्वागत करें। स्वागत करने वालों में श्रीमान नीलकांत जी जोशी, शिवराज जी मीणा, पतिलाल जी गुजर, हजारीलाल जी बेरवा, रामहेश जी बेरवा, काशीलाल जी बेरवा, प्रेम भाई मीणा, सीताबाई गोस्वामी, सभी से आग्रह है कि हमारे लाडले विधायक जी के स्वागत के लिए पधारें। हमारे लाडले विधायक सहज और सरल स्वभाव के धनी है। विधायक जी का स्वागत जीवन में कोई आपसा देखा कभी नहीं, जीवन में कोई आपसा देखा कभी नहीं, सज्जन स्वभाव आपसा देखा कभी नहीं। हम भाग्यशाली हैं जो हमें आप मिल गए, व्यक्तित्व हमने आपसा देखा कभी नहीं, व्यक्तित्व हमने आपसा देखा कभी नहीं। ग्राम पंचायत के उप सरपंच साहब और वार्ड पंचों की ओर से श्रीमान अशोक जी डोगरा साहब का स्वागत किया गया। अब मैं आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय शीतल लाल जी राणा साहब के स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा। संदीप जी जैन, प्रभुलाल जी जैन, आग्रह है इनसे कि वो मंच पे पधारें और हमारे जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें। मैं आमंत्रित करूंगा मोडूलाल जी चांदा, मोहनलाल जी कार, इनसे आग्रह है कि वो मंच पे पधारें और अतिथियों का स्वागत करें। मैं आमंत्रित करूंगा नेत्राम जी मीणा साहब को और शंभू जी मीणा साहब को कि वो भाजपा के जिलाध्यक्ष जी का माल्यार्पण और साफा बंधवा करके स्वागत करें।
अब मैं भाजपा के जिला मंत्री श्रीमान सुरेश जी अग्रवाल साहब के स्वागत के लिए आमंत्रित करूं। अरे ना बेटानो फालतू आज बेटानो पीछे हीरालाल जी गुर्जर गुलखेड़ी, छोटूलाल जी मीणा साहब पधारे और हमारे अतिथि महोदय का स्वागत करें। दुर्गा शंकर जी, इन सभी से आग्रह है कि हमारे आज के इस आंदोलन के विशिष्ट अतिथि भाजपा के जिला महामंत्री आदरणीय भाई साहब सुरेश जी अग्रवाल का मालार्पण और चापा बंधवा करके स्वागत करें। अब मैं भाजपा नेता रुपेश जी शर्मा के स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा। दीपक जी गोस्वामी, पृथ्वीराज जी गुर्जर, शंभू जी मीणा, इनसे आग्रह है कि हमारे आदरणीय रुपेश जी शर्मा का माल्यार्पण और साफा बंधवा करके स्वागत करें। स्वागत की इसी कड़ी में स्वागत की इसी जगह में मैं बूंदी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन श्री भगवान जी लाला के स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा। गिरिराज जी गोस्वामी, दुर्गालाल जी, इन सबसे आग्रह है कि दुर्गा भगवान जी लाला का स्वागत करें। इसी कड़ी में नेनवा से पधारे गीताराम जी, युवा जिलाध्यक्ष के स्वागत के लिए नंद किशोर जी सोनी जी, और भाजपा के जिला प्रवक्ता श्रीमान निर्मल जी मालव के स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा। महावीर जी हरिपुरा, ओम डॉक्टर साहब ओमनी से आग्रह है कि भाजपा के जिला प्रवक्ता निर्मल जी मालव का माल्यार्पण और साफा बंधवा करके स्वागत करें। मीणा समाज निर्मा के निर्मा के अध्यक्ष बनवारी लाल जी मीणा साहब से स्वागत। रंगलाल जी गुर्जर साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो इनका माल्यार्पण और साफा बंधवा करके स्वागत करें। जोरदार जी गुर्जर, मंच पर पंचायत समिति सदस्य शैतान सिंह जी मीणा का भी जिले का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। जोधराज जी हर्ष, चलो स्वागत। इस स्वागत सत्कार के बाद सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का माल्यार्पण करके बारी बारी से स्वागत करें।
और स्वागत की इस बेला के बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जेल के सानिध्य में ये भी कितना बड़ा आंदोलन की शुरुआत हुई। परम पूज्य स्वामी सच्चिदानंद गिरी जी महाराज, उनको आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपने उद्गार व्यक्त करें। परम पूज्य स्वामी सच्चिदानंद गिरी जी काम कर दे, ठीक से काम कर दे दियो। तन मारता है 3500 रुपया हम बुलायो और तुम मारता है 3000 ही दे रुपये। सबसे पहले और कम जो हमारा कैमरा को इस धरती माँ पे भारत देश में हमारा जन्म हुआ और जिस धरती माँ पे हमारा पालन पोषण हुआ, सबसे पहले भारत माता की सभी जोश के साथ में जय बोलेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। आदरणीय आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा। डॉक्टर साहब के बारे में तो आप सब जानते हैं कि डॉक्टर साहब 36 कौम का नेता है और 36 कौम को साथ लेकर चलता है। जहां भी अन्याय होता है, गरीबों के साथ में गरीबों का अधिकार छीना जाता है, वहाँ राजस्थान का एक ऐसा नेता है जो 24 घंटा दिन रात गरीबों के साथ में खड़ा रहता है। इसलिए आज ऐसा नेता हमारे बीच में आए हैं। सभी एक बार जोर से ताली के स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बिलेश्वर महादेव की नगरी में बाबा आपका स्वागत है। दुखी किसान है, पीड़ित किसान है, जिनका अधिकार सरकार ने छीन रखा है। ये भी भारत का नागरिक है। मेरा निवेदन है कि पूरा अधिकार इनको भी मिलना चाहिए। ये कोई उग्रवादी नहीं है। ये भारत का नागरिक है जो करीब 15-20 साल से इनका अधिकार छीन रखा है और इन गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो इनकी मुख्य मांग है कि हमारा स्टेट हाईवे 34 नंबर रोड, जो रोड हिंडोली, केशोराई पाटन और बूंदी को जोड़ता है, और इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं साहब, ये करीबन 50-60 साल पुराना रोड है। सबसे पहले जयपुर और कोटा का रोड, मुख्य रोड यही था। यहाँ से ही जयपुर, इस रोड से जयपुर और कोटा जाते थे, लेकिन यहाँ बहुत सारी सरकारें आ गई और बहुत सारी सरकारें चली गई, लेकिन इस रोड की सुधि लेने वाला कोई भी नेता आगे नहीं आया।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां से पहले 2 बार मंत्री बाबूलाल जी बेरवा साहब रह गए और अभी यहाँ लोकसभा स्पीकर ओम जी बिरला साहब भी यहाँ का सांसद है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये रोड क्यों नहीं बन रहा। ये गरीब आदमी है, इनके पास में ज्यादा धन नहीं है। ये नित का इनका जो काम है, नीते लाते हैं, नीते खाते हैं, मजदूरी करते हैं। ये आवाज गरीबों की कोई नहीं सुनते। जब वोटों की आवश्यकता होती है तो भी सभी नेता इनके पास में आकर के इनको बेला पुसला करके इनका वोट ले जाते हैं। लेकिन जब इनकी मांग होती है तो मांग को कोई नहीं सुनते। ये बड़े दुख की बात है। मैं साहब आपको बताना चाहता हूं, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ढाणी में, प्रत्येक परिवार से मैं मिला हूं, ये इतने दुखी हैं कि शायद ऐसा दंड किसी अपराधी को दिया जाता है। ये इधर बहुत सारे गांव हैं जिसमें पक्का रोड नहीं है। एक गांव तो ऐसा है जिसमें लाइट भी नहीं है और बरसों से यहाँ इनके पूर्वज ये रहते आए हैं। तो मेरा निवेदन है कि सबसे पहले तो हमारी ये मुख्य मांग है, हमारा रोड बनना चाहिए। अगर रोड नहीं बना तो इस मन से हम घोषणा करते हैं कि आने वाले चुनाव में किसी भी नेता को हमारे गांव में नहीं घुसने देंगे। बिल्कुल सही है, सब खड़ा हाथ करके समर्थन दो। ये बात सही है। आने वाले चुनाव में कोई भी नेता हमारे गांव में नहीं घुस पाएगा, इसकी हम घोषणा करते हैं। और आगे जो हमारी मांग है, हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ से फॉरेस्ट वाले इन गरीब किसानों को बाहर निकाल रहे हैं। निकलने की कोई दुख नहीं है, निकल जाएंगे, लेकिन हमको पर्याप्त मुआवजा मिले। एक परिवार को 15 लाख रुपए दे रहे हैं साहब। 15 लाख में मैं समझता हूँ एक बेटी की शादी नहीं हो सकती। 15 लाख से ये क्या कर पाएंगे? इनका रोजगार कैसे चलेगा? ये बड़े दुख की बात है। हमारी मांग है कि 15 लाख की बजाय हमको कम से कम 50 लाख रुपए मिले, जब जाके हमारी पूर्ति हो सकती है। एक और आपको बात बताना चाहता हूं कि सरकार ने, अधिकारियों ने ये निर्णय किया है कि 21 साल को ही, जो 21 साल का सदस्य होगा उसी को ही मुआवजा मिलेगा। साहब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वोट लेने का अधिकार 18 साल को मिल सकता है तो मुआवजा लेने का अधिकार 18 साल वाले को क्यों नहीं मिल सकता? शादी करने का अधिकार 18 साल की लड़की को मिल सकता है, बच्चा बच्ची पैदा करने का अधिकार उसको मिल सकता है। तो सरकार इतनी अंधी और इतनी बेरी, इतनी गूंगी कैसे हो रही है? ये अन्याय किसानों के साथ में कैसे कर रही है? अगर ऐसा अन्याय करेगी सरकार तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब किसान मिलकर के रोड पे उतरेंगे और ये सब आपकी शरण में आए हैं। जो आप इनको आदेश देंगे, आप कहेंगे कि आप रोड पे बैठो तो हम रोड को जाम कर देंगे। आप कहेंगे कि आप बूंदी चलो तो हम बूंदी चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन बाबा हमको अधिकार मिलना चाहिए, हमारे किसान भाइयों को, गरीब भाइयों को अधिकार मिलना चाहिए। एक दूसरी बात है तो साहब यहाँ से जो सीमावर्ती गांव आते हैं उनकी जो मूलभूत सुविधा है वो बंद कर रखी है। कैसे भी हो वो इनकी सुविधा चालू होनी चाहिए। एक में मेरे पास में इन लोगों ने एक शिकायत भी की है कि फॉरेस्ट वाले हमको परेशान करते हैं। फॉरेस्ट वाले हमको परेशान करते हैं। हमारी गाय भैंस बकरी अगर थोड़ी भी इधर उधर हो जाती तो उसके लाठियां मारते हैं। मैं फॉरेस्ट वालों को चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप हमारे किसान भाइयों की गाय भैंस के लाठी मारते हो, याद रखना मैं आपको घर की बात कह रहा हूं। जिस दिन हमारे किसान भाई लाठी उठा लेंगे उस दिन आपको निकलने के लिए गेला नहीं मिलेगा, ये मैं घोषणा करता हूं। जिस दिन ये लाठी उठाना शुरू कर देगा तो आपको सुरक्षा व्यवस्था का तांता पड़ जाएगा।
ये वास्ते ऐसा घटिया काम न करें जो हमारे किसान भाई दुखी हो। और एक मांग और है साहब यहाँ खटगढ़ निवासियों की कि एक हमारा ये नहीं करता डैम था जो यहाँ बनना था, लेकिन यहाँ से उठा करके कहीं दूसरी जगह ले गए, तो वो डैम यहाँ खटगढ़ में ही बनना चाहिए। ये हमारे यहाँ के स्थानीय निवासियों की मांग है। तो हमारा निवेदन है कि बाबा इनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए राजस्थान में आपके अलावा इनको कोई दूसरा नहीं मिल रहा है और ये सब मिलकर आपकी शरण में आए हैं। आप कृपा करके जैसे भी हो आप प्रशासन से सरकार से जो भी इनकी समस्या दूर हो ऐसा उपाय हो केवल आप कर सकते हैं और आप इनको गरीबों को न्याय दिला सकते हैं। ये इस उम्मीद के साथ में इन गरीबों ने यहाँ ये कार्यक्रम रखा है। इन गरीबों के बीच में जाकर के बहुत सारे लोगों ने अपवाद किया है, इनको बेकाया है, इनको धमकाया है कि अगर आप कार्यक्रम में पूछोगे तो आपकी पुलिस गोली चार्ज कर देंगे, आपके केस लगा देंगे। ये वास्ते बहुत सारे लोग तो यहाँ तक भी नहीं आ सके। ये बहुत दुखी विडंबना है और बहुत सारे लोग हमारे लिए भी कहते हैं कि महाराज जी तो ये कार्यक्रम करवाते हैं, ये कार्यक्रम केवल चुनाव करने के लिए, टिकट लेने के लिए कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बाबा से जाकर के कभी टिकट नहीं मांगा, बाबा यहाँ मौजूद हैं और आपको पता होना चाहिए कि ये भारत देश है। यहाँ का इतिहास उठा के देखो, यहाँ का इतिहास में क्या लिखा है। अरे अयोध्या नगरी के राजा सिद्धि जिन्होंने एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर की बोटी बोटी काट करके उन्होंने बाज शिकारी के लिए दान कर दिया। इस भारत देश का राजा हरिश्चंद्र जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए सत्य वचन निभाने के लिए इस देश में बीच बाजार चौखट में अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया। ये ऐसा देश है। इस देश में गुरु गोविंद के दो पुत्रों ने अपना धर्म निभाने के लिए दूसरा धर्म कबूल न करने के पे दीवार में चिढ़ गए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म को नहीं छोड़ा। ये वो देश है जहाँ इस देश को आजाद कराने में भगत जैसे हंसते हंसते फांसी पे सट गए दूसरों के लिए, देश के लिए। तो हम भी एक संत हैं गरीबों के लिए, और गरीबों को जहाँ न्याय का गला घोटा जाता है वहाँ संत खड़े होते हैं। और जहाँ तक न्याय नहीं मिलता है, जहाँ तक संत चैन से नहीं बैठ सकते, चैन से नहीं सो सकते, ये वास्ते हम इन गरीबों के साथ में हैं। जैसे भी इनको न्याय मिलेगा, जहाँ तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और आज इस आंदोलन की बागडोर हम डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब के लिए सौंप रहे हैं। बाबा आगे जो हमारे लिए दिशा निर्देश देंगे उसी के अनुसार हम सब ये आगे बढ़ेंगे। एक बाबा हम आपको बताना चाहते हैं कि बूंदी के अंदर गोपाल गौशाला गोपालपुरा जिनके लिए ये गौशाला चला रहे हैं, वहां भी आपका कार्यक्रम है। यहाँ के अच्छा, एक आपको बताना चाहते हैं बाबा, अभी पास में गोपालपुरा है, वहां एक किसान का बेटा था, वो खाद का कट्टा लेकर के जा रहे थे, पुलिस वाले उसके पीछे पड़ गए। तो उसका जो साधन था वो ट्रैफिक पलटी खा गए और वो उसकी मृत्यु हो गई। जिसके न्याय के लिए आपसे ये गुजारिश करते हैं कि उन दोषी पुलिस वाले जो है वो सस्पेंड किया जाए और इन गरीब को न्याय मिले और इनको पूरा मुआवजा मिले। एक परिवार को, इनके परिवार के सदस्यों को, और इनकी बात को बार बार दबाया जा रहा है, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये वास्ते आपसे निवेदन करते हैं कि इनकी मांग को, और उसके एक ही संतान बताए, उसी के कोई दूसरी संतान नहीं है। एक दूसरी बात है तो बाबा बूंदी में भी आपका कार्यक्रम है। बूंदी में गौशाला के नाम से आज करीब 13-14 दिन हो गए धरना दिए,
कोई भी अधिकारी वहां आकर के उनको संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमारा निवेदन है कि गोपाल गौशाला के लिए जमीन दी जाए और उनको न्याय मिले। और यहाँ से भी वो यहाँ कमेटी भी यहाँ आई हुई है कि वास्ते हम आपसे निवेदन करें कि हमारी मांग है हमको न्याय मिले और जो आप दिशा निर्देश देंगे उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। अपनी एक जमीन अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मिली है खुशी, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। परम पूज्य स्वामी जी ने बताया कि शांत और चित्त रहने वाली क्षेत्र की जनता को आंदोलन का रूप क्यों तय करना पड़ा, आज ये नौबत क्यों आई। स्वामी जी के उद्गार के बाद हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रतिनिधि डॉक्टर सत्यनारायण जी गौतम साहब भी पधारे हैं। मैं बद्रीलाल जी, रामेश्वर जी मीणा को आमंत्रित करूंगा कि वो डॉक्टर साहब का स्वागत करें। अब मैं बड़े सरपंच साहब अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारी पंचायत के सरपंच साहब श्रीमान भवानी शंकर जी मीणा साहब को कि वो आए और पंचायत की समस्याओं से हमारे अतिथियों को इस मंच के माध्यम से हमारी मांग प्रदेश व केंद्र तक जाए। आदरणीय सरपंच साहब। परम पूज्य इस कार्यक्रम को रखने का और बुलाने का सारा श्रेय श्री 1008 परम आदरणीय संत जी महाराज और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा के सांसद श्रीमान किरोड़ी लाल जी मीणा साहब और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जनप्रिय विधायक श्रीमान अशोक जी डोगरा साहब, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान मालवा जी, डॉक्टर सत्यनारायण जी, महामंत्री जी श्री अग्रवाल जी और समस्त मंच पर विराजमान मंचासीन अतिथिगण और दूर दराज से पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और माताएं और नौजवान साथियों और पत्रकार बंधु। परामर्श का विषय है कि एक खटकर ग्राम पंचायत में 10 राजस्व गांव है, जिसमें से 6 गांवों को रामगढ़ विषधारी अभियान में आने से उसको विस्थापित किया जा रहा है। इसमें गुलखेड़ी ग्राम के 110 परिवारों को तो 3-3 लाख रुपया का मुआवजा के अपने राशि भी जमा हो चुकी है। परम सम्मानीय मैं मुख्य अतिथि जी को अवगत कराना चाहता हूं कि जब भी कोई राजस्थान में संघर्ष का न्योता आया तो डॉक्टर करोड़ी लाल जी ने ऐसा कौन सा काम है जो करके नहीं दिखाया। परम पूज्य मैं इस खटकर की समस्या को आपको छोटे समय में अवगत कराना चाहता हूं कि बजट सत्र 2022-23 में खटकर में 2 करोड़ रुपए का यहाँ यानी कर स्वीकृत हुआ था, जिसको इसकी डीपीआर ख्यालदा से यहाँ बनाई जा रही है। 20 करोड़ रुपए का जो खटकर में केसुपरा, खड़ी बारा और बगली और जोली के लिए लघु सिंचाई परियोजना के लिए 4 गांव को सिंचित करने के लिए ये 20 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे। इन्होंने इनके राज में इतना भ्रष्टाचार है कांग्रेस का में, जो खटकर का तो नाम ही उठा दिया और लघु सिंचाई योजना का नाम खटकर न करके
ख्यालदा ले गए यहाँ से 17 किलोमीटर दूर। तो मेरा परम आपसे कर्तव्य, आपसे हाथ और निवेदन है कि बनाए एनी कट रिजेक्ट हो जाए, नहीं तो खटखड़ की सीमा में बनना चाहिए। दूसरा निवेदन मेरा है कि जो रामगढ़ हिस्सेदारी से इन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, तो 21 साल की जगह 18 साल को एक यूनिट माना जाए। इसको बचने के लिए खटखड़ में ही भूखंड आवंटन किया जाए और जो माता और बहनियों बाहर चली गई थी उसका राजस्व रिकॉर्ड में नाम है, उसको भी डीएलसी रेट से 4 गुना राशि मिलना चाहिए। क्योंकि आज 15 लाख रुपए में कुछ भी नहीं होने वाला है। एक शादी खटखड़ में तो 15 लाख रुपए में एक भूखंड भी नहीं मिलेगा इनको। इसलिए इसकी राशि को वाकई महाराज ने कीजिए 50 लाख, तो 50 लाख नहीं हो सके तो बढ़ना तो जरूर चाहिए, 25 से 30 लाख रुपए दिन को मिलना ही चाहिए। क्योंकि इस महंगाई के युग में 15 लाख रुपया कोई मायना नहीं रखता है। खटखड़ ग्राम पंचायत में आज के 7 वर्ष पूर्व एक CAC स्वीकृत हुई थी, उसको आज 7 वर्ष हो गए। यहाँ की जनता को जो इलाज मिलना चाहिए था वो अभी तक अवरुद्ध होकर के पड़ा हुआ है। क्योंकि CAC की जगह स्टे ले रखा है, तो एक दानदाता ने 10 बीघा जमीन इसके लिए आवंटन कर दी, लेकिन अभी तक भी उसका कोई आवंटन के बाद भी कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई है। तीसरा निवेदन मेरा है कि खटखड़ 7000 की जनसंख्या वाला गांव है। इसको दक्षिण नेशनल मेगा हाईवे से ये दक्षिण और उत्तर दिशा में बसा हुआ है। तो दक्षिण साइड में तो इनको पट्टा ग्राम पंचायती देने को जा रही है, लेकिन आबादी भूमि होते हुए भी उत्तर साइड में रोड के इधर एक भी मकान का पट्टा नहीं काटा जा रहा है। ये भी सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि खटखड़ की जो आबादी उत्तर साइड में है, तो कम से कम 4000 की पुरानी खटखड़ तो उत्तर साइड में बची हुई है। एक दूसरा आपसे निवेदन है मेरा कि खटखड़ में जो मेगा हाईवे करने जा रहा है, तो PWD ने एक ऐसा आरंगार लगा रखा है कि 120 फुट कर छोड़ करके पट्टा काटा जाए। यदि 120 फुट को हम मान भी लेंगे तो खटखड़ में तो पट्टा बनाने के लिए तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि ये रोड के किनारे बसा हुआ है। और 120 फुट का मतलब है कि जितने भी रोड के किनारे सब मकान वाले को एक भी पट्टा नहीं बनेगा। तो आप PWD के ऐसी एक्शंस को अवगत करा करके इसको भी हमारे ग्राम पंचायत को आप राहत दिलाए। और मेरे ऊपर से ये आदेश मिला है कि आप बहुत कम समय में बोल करके अपनी बात को पूरा करें। खटखड़ में इन 15 ग्राम पंचायतों में यहाँ तहसील तो रामनारायण जी ले गए, थाना को भी ले गए, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप इस खटखड़ में एक महाविद्यालय खोलने का कृपा करें ताकि इसका विकास में गति मिले। क्योंकि एक 7000 की जनसंख्या वाला गांव है, आसपास कोई महाविद्यालय नहीं है, तो महाविद्यालय खोला जाए। और दूसरा निवेदन मेरा है कि आपने मेरे को कह दिया कि आप अपनी मांगों को जल्दी कर दे, तो ग्राम पंचायत का आपके पास 9 प्रार्थना पत्र आपके नाम में बने हुए हैं। इसको गंभीरता से लेते हुए रामगढ़ अभियान का, स्टेट हाईवे 34 का, खटखड़ की पट्टा की भूमि का, खटखड़ में एनीकट का, खटखड़ में शिक्षा का, इस सबको समस्या को अवश्य हमारे को निजात दिलाएंगे। मैंने आपने खटखड़ पधार कर आपका बहुमूल्य समय दे करके मेरी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसलिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करूंगा हमारे विधायक श्रीमान अशोक जी डोगरा साहब को कि वो आए और संक्षिप्त में अपने उद्गार व्यक्त करें। माननीय विधायक जी, आज के कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत परम पूजनीय स्वामी सच्चिदानंद जी गिरी जी महाराज
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद और पूरे राजस्थान के लोकप्रिय नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा साहब, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राणा जी, मंच पर बैठे हुए सभी अतिथिगण और कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित भाइयों और बहनों, डॉक्टर साहब को जल्दी इसलिए संक्षिप्त भाषण की बात हुई है तो मैं तो मुद्दे की बात करता हूँ कि जो एनीकट की बात अभी भवानी शंकर जी कर रहे थे वो बिल्कुल जायज है। मैंने ही विधानसभा में मामला उठाया था और बजट में खटखट के नाम से ही वो एनीकट के 20 करोड़ सैंक्शन हुए, लेकिन ये फॉरेस्ट का बहाना कर रहे हैं, जबकि सड़क से एक तरफ फॉरेस्ट है, दूसरी तरफ कोई फॉरेस्ट नहीं है और एनीकट बनाने का बहुत जगह है वहाँ। तो वो एनीकट यहाँ से 17 किलोमीटर दूर ले जा रहे हैं, फिर पाइपलाइन से वापस पानी यही के 4 गांव है जिनमें आएगा, तो उसमें भ्रष्टाचार की गंध आ रही है। मेरा ये निवेदन है कि वो एनीकट खटखट में ही बने, तभी यहाँ के लोगों का कम से कम 150 गांव का वाटर लेवल बढ़ेगा, यहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा। दूसरी बात अभ्यारण्य वाली है। अभ्यारण्य में जो मुआवजा दे रहे हैं 15 लाख रुपए, वो बहुत कम है और 21 साल के आदमी को दे रहे हैं, जबकि 18 साल वाले को भी सरकार बनाने का अधिकार रखता है, तो मुआवजा लेने का अधिकार क्यों नहीं रखता? वो मुआवजा सभी लोगों को मिले और कम से कम 25 लाख रुपए मिले, उससे कम नहीं मिले। और दूसरा ये कि जो गांव खाली नहीं हो रहे उनमें हर तरह की सुविधा दे। परसों से वहाँ सड़क नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, हर तरह की वहाँ सड़क वगैरह बना के हर तरह की सुविधा है ये दे उसको। और सबसे पर्यटन की दृष्टि से खटखट का विकास तब होगा जब इन्होंने इस अभ्यारण्य के 4 गेट खोले हैं, उसमें खटखट सबसे नजदीक है और एक गेट इस तरफ से खुलेगा तो टूरिस्ट बहुत इस तरफ से आएगा। मेरा ये निवेदन है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हम भी प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से भी निवेदन है कि खटखट की तरफ से भी एक गेट खुलवाना इसके लिए अति आवश्यक है, तभी इसका काम चलेगा। और मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए यही कहूंगा कि डॉक्टर साहब जो भी रूपरेखा बनाएंगे, हम पूरी तरह से डॉक्टर साहब के आदेश की पालना करते हुए जो भी ये आंदोलन कहेंगे हम पूरी तरह से इनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा जिनको सुनने के लिए हम सब बेताब हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी मीणा साहब। आज के कार्यक्रम के सभापति हमारे एमएलए अशोक डोगरा जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष राणा जी, बड़े महाराज जी जो मेरे को यहाँ तक लेकर आए और इतने लोगों के दर्शन कराए, ग्राम पंचायत के सरपंच साहब, मंच पर विराजमान हमारे दल के सभी पदाधिकारीगण, नेतागण, उपस्थित सज्जनों, जवान साथियों, माता और बहनों, आप सबको पता है, आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप सबको पता है कि पूरे राजस्थान की जनता में इस सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है, भारी गुस्सा है, भारी असंतोष है। इसलिए हमारी पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा तय की है। इस यात्रा के बीच आज खटखड़ में ये जन आक्रोश सभा या रैली कहिएगा, इसका आयोजन हमने किया है। यहाँ हमारे आने पर
आपने हमारा स्वागत सत्कार किया, उसके लिए पूरे भाइयों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। दरअसल में बूंदी और हिंडोली के कुछ लोग करीबन 100 सवा से मेरे पास जयपुर गए थे, तो उन लोगों को लेके हमारे चंद्रकांता जी मेघवाल विधायक केशव पाटिल पधारे, जरा ताली बजा के स्वागत करो। उनके साथ हमारे जिलाध्यक्ष प्रधान जी नैनुआ। अब आपका स्वागत बाद में होगा, ये दंड है, आप लेट आने का दंड। तो इन सारे लोगों को लेकर, जिसमें यहाँ कुछ लोग बैठे होंगे, मैं हिंडोली के विधायक जो राजस्थान सरकार में मंत्री हैं अशोक चांदना जी, उनके पास लेकर गया था। तो हमने कहा था कि आपके हिंडोली के क्षेत्र को ज्यादा कनेक्ट करने वाली सड़क जो खटकर से जैतपुरा जाती है, जो बूंदी हिंडोली केशव पाटन, उसके लिए महत्वपूर्ण सड़क है। आप इसमें पैसा दिलाओ, इसका निर्माण कराओ। तो मंत्री जी ने मेरे से कहा था कि आप सड़क निर्माण की परमिशन भारत सरकार से दिला दो, केंद्र से दिला दो, बाकी निर्माण में जितना पैसा भी लगेगा मैं राजस्थान सरकार से दिलाऊंगा। मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, मैं बीच में देरी में भी आया था, उनको आश्वासन देके गया था। और ये सड़क जो खटकड़ से एक तरह से 2 जिलों को जोड़ेगी, 3 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ेगी, जो 50 साल पुरानी सड़क है, जिसकी परमिशन 20-25 साल से नहीं मिल रही थी, उसकी परमिशन हमने दिल्ली से दिला दी। अब उसमें किसी प्रकार का विघ्न आने वाला नहीं है। जब महाराज जी भाषण दे रहे थे कि जो हमारा काम नहीं कराएगा उसको हम गांव में नहीं घुसने देंगे, तो मेरी बैठी बैठी चिंता लग रही थी कि भाई हम काम करा रहे हैं, फिर भी हमको गांव में नहीं घुसने देंगे, तो फिर काम कराने का मतलब क्या है। मैं आपकी जानकारी में देना चाहता हूं, इस संबंध में चंद्रकांता जी, अशोक डोगरा जी, और जो सबसे बड़ा सहयोग रहा आपके जो सांसद हैं ओम बिरला जी का, कि उन्होंने मंत्री जी को जोरदारी से कहा और मैंने मंत्री जी से भी निवेदन किया, जिसका परिणाम है कि सड़क बनाने की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी। इसके लिए मैं बिरला जी का और भूपेंद्र यादव जी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं कि इस इलाके की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण समस्या का समाधान उन्होंने कर दिया। अब बाकी की बातें जो मैं अभी डोगरा जी से बैठा बैठा बात कर रहा था, देई में भी जो सभा हुई थी उसमें चर्चा हुई थी कि ना तो यहां जमीन की रजिस्ट्री हो रही, ना केसीसी मिल रही, ना बिजली का कनेक्शन मिल रहा, ना केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना का लाभ मिल रहा है। ये सही कह रहा हूं? सही है ना ये बात? अब मेरे को डोगरा जी कह रहे थे कि कुछ कार्रवाई सरकार ने चालू की है।
अब सरकार की सीआईडी भी हो यहाँ पर होगी, पुलिस तो यहाँ पर है ही। मैं सरकार के अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि जहां कानून सम्मत रजिस्ट्री करना आवश्यक है, जहां कनेक्शन देने में कोई दिक्कत नहीं है, जहां बिजली के कनेक्शन लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर तुरंत फैसला करके कार्रवाई चालू करें, वरना हम सरकार की छाती पर चढ़कर फैसला कराएंगे। देश में कानून है, कानून का राज है। वन विभाग का मतलब ये नहीं है कि वो चार भुजा लक्ष्मी नारायण के मंदिर पे आके भी ये कहते कि यहां आप बल्ब नहीं जला सकते। वन विभाग की हालत ये हो गई, जहां पर भी पैर रखते ये कहते वन विभाग। अब आपके खटखट का एनीकट क्यों गया यहां से? केवल इसलिए चला गया वन विभाग के अधिकारी ने कह दिया जहां एनीकट बन रहा है वहां वन विभाग है, जबकि एमएलए साहब कह रहे वन विभाग सामने और एनीकट दूसरी तरफ। तो जो वन विभाग की दादागिरी चल रही है, जो मनमानी चल रही है, अगर इसको सही करना है तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, हजारों हजार लोग एक दिन की तारीख तय कर लो, पुलिस चाहे लाठी चलाए, चाहे गोली चलाए, चाहे जेल में डाले, जब तक हमको हमका अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक हमको चैन से नहीं बैठना। अब ये सरकार की हालत क्या है? मैं परसों करौली था, एक ही दिन में 3 जगह फायरिंग हुई। और कल क्या हुआ सीकर में? गैंगस्टर्स लड़ रहे हैं, आपस में गोली चल रही है। और उस गोली में आज आपने अखबार में पढ़ा हुआ है, टीवी पे देखा होगा, एक ताराचंद नाम का व्यक्ति जो अपनी बेटी से मिलने गया था, उसको भी बदमाशों ने ढेर कर दिया। क्या कानून की स्थिति है? कानून की हालत बद से बदतर है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? गहलोत साहब। और वो जिम्मेदार क्यों है? कि वो गृह मंत्री है। और वो क्यों, वो गड़बड़ी क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि गहलोत साहब गद्दी के ऐसे चिपक के फेविकोल लगा के कि गद्दी को छोड़ना ही नहीं चाहते। अब गहलोत साहब के बीच में गद्दी जाने का चक्कर चला तो 92 एमएलए को स्पीकर के पास लेके इस्तीफा दे रहे कि अगर गहलोत को हटाया तो 52 लोग कांग्रेस छोड़ देंगे, 92 लोग कांग्रेस छोड़ देंगे। और इस्तीफा दिए हुए 1 महीना हो गया, लेकिन स्पीकर इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहा, जबकि कानून के तहत 15 दिन में इस्तीफा स्वीकार हो जाना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, जिन एमएलए जिन मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, वो कानून का उल्लंघन करके किस हैसियत से सरकार में ट्रांसफर कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं, पैसा बटोर रहे हैं और लूट रहे हैं जनता को। उनको नैतिकता के आधार पर काम करने का अधिकार नहीं है। शांति धारीवाल देख लो, ये बच्चों को चुप करना, चाहे कोई मंत्री को देख लो, काम कर रहे हैं और काम के बदले पैसा ले रहे हैं। लूट मची है। गहलोत को अपनी कुर्सी की चिंता है कि मैं कुर्सी पर बैठा रहूं, और सचिन पायलट को इतनी चिंता है कि ये कैसे कुर्सी से हटे, मैं कैसे कुर्सी पर बैठूं। ये लड़ाई चल रही है 4 साल से। उनको खटखट की जनता की चिंता नहीं है। इस सरकार को वन विभाग के अधिकारी क्या क्या अन्याय कर रहे हैं, अभी मेरे को बता रहे थे कि एक लड़के के पीछे पुलिस भागी और पुलिस ने मारना चाहा, भागते भागते वो वाहन उल्टा हुआ और उस पुलिस की बच्चे की मौत हो गई। इसके लिए तो पुलिस जिम्मेदार है ना, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।
सुनने वाला इसलिए नहीं है कि लड़ाई चल रही है। अब एक दिन बीच में वेणुगोपाल आए थे, दोनों के हाथ ऊंचा कर गए, दाएं हाथ पायलट का पकड़ा, बायां हाथ गहलोत का पकड़ा और कह दिया हम एक है। अरे तुम 4 साल से 4 बार लड़ लिए। एक बार तो राहुल गांधी हाथ खड़ा करके गया था, फिर लड़ाई चालू हो गई। अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के लिए आ रहा है। अरे भारत तो जुड़ा हुआ ही है, भारत कहां टूटा हुआ है? भारत को तो अगर तोड़ने का काम किया था 1947 में आजादी के बाद में, इसके नाना नेहरू ने किया था। भारत के टुकड़े 3 टुकड़े किए थे और 20 लाख लोगों को मरवाया था। और भारत तो मोदी जी की अगुवाई में एक है भाई। पाकिस्तान ने पुलवामा में गड़बड़ की तो पाकिस्तान में घुस के जब मोदी जी ने जवाब दिया कि नहीं दिया। और चीन ने गड़बड़ की गलवान की घाटी में तो चीन को भी उल्टा लौटा दिया। और आपको पता है रूस और यूक्रेन में युद्ध अब भी चल रहा है। जब युद्ध चालू हुआ था तो उस समय 20-25 हजार अपने देश के बच्चे वहां फंसे हुए थे। मोदी जी को चिंता हुई कि लोगों को कैसे लाएं, युद्ध हो रहा है। और जब आमने सामने युद्ध होता है, जब कोई रुकता नहीं है। लेकिन मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की और कहा कि तुम 2 दिन युद्ध रोको, मेरे देश के लोगों को यहां पर आने दो। यह है मोदी का करिश्मा कि 2 देशों की लड़ाई 2 दिन बंद रही और भारत का हर नागरिक अपने देश में सुरक्षित लौटा है। बाद में पाकिस्तान के लोगों ने कहा हम कैसे जाएं? तो हमारे देश के बच्चों ने बचाया, तिरंगा झंडा हाथ में ले लो। हम भी तिरंगा झंडा ले जाकर हमारे देश में जा रहे हैं। उन्होंने कहा तिरंगा झंडा तुम हाथ में नहीं ले सकते, तो तिरंगा झंडा हाथ में नहीं ले सकते तो मरो। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान का नागरिक भी मोदी जी के कारण भारत का तिरंगा झंडा लेके सुरक्षित अपने देश में पहुंचा है। ये भारत की एकता है। अब पता नहीं राहुल गांधी कौन सा भारत जोड़ने के चलिए चले। मेरे यहां तो कांग्रेस लड़ रही है। मेरे को पार्टी ने गुजरात में भेजा था चुनाव प्रचार के लिए। मैंने 7 सभाएं की थी। 7 सभाओं में 15-15, 20-20 कांग्रेस के लोगों ने छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। यहां कांग्रेस लड़ रही है राजस्थान में। और आपने एक बार बयान पढ़ा होगा, गहलोत साहब ने बयान दिया था कि 15 साल तक मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो दूसरे दिन सचिन पायलट का बयान दिया, आपने पढ़ा होगा। उन्होंने बयान दिया कि 50 साल तक मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अब सुन लो रे भाई, इनको कितना अहंकार हो गया। 2023 का चुनाव आ रहा है, तैयारी कर लो। ये कांग्रेस वालों के बाल उखाड़ के फेंक दो और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ले आओ। ये जो आपकी समस्या है, इनका समाधान कराने की जिम्मेदारी हमारी पार्टी की है। ना आपका एनी कट जाएगा, ना आपकी रजिस्ट्री रुकेगी, ना बिजली का तार रुकेगा, ना केसीसी रुकेगी। हर काम कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। इस बात का भरोसा मैं आपको देना चाहता हूं। और इसी बात को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। ये बहन बेटी जो वहां पर बैठी है ना, इनकी इज्जत सुरक्षित नहीं है। देश में सबसे ज्यादा अगर इज्जत लूटी जा रही है तो राजस्थान की बहन बेटियों की लूटी जा रही है। देश में अगर सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है तो दलितों के साथ हो रहा है, आदिवासियों के साथ हो रहा है। और देश में अगर सबसे ज्यादा चोर गिरी फैल रही है ना, तो राजस्थान में फैल रही है। ये जवान यहां पर खड़े, राजस्थान में सत्ता में आने से पहले गहलोत ने कहा था हम सब बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे। दिया किसी को?
और किसानों के सब कर्जे माफ कर देंगे। किया किसी का? वोट ले गए लोग नुबाहन नारे देकर, बल्कि हुआ ये, जिस किसान ने उनके भरोसे में कर्जा नहीं दिया उस किसान की जमीन और उसकी संपत्ति इस रकम में सरकार ने कुर्क कर दी। घने किसानों ने आत्महत्या कर डाली। और जवान बेरोजगार गए थे गुजरात में प्रदर्शन करने, सरदार साहब गए थे सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनको गिरफ्तार कर लिया। और बेरोजगार के साथ कैसा धोखा किया। पटवारी का पेपर हुआ तो वो लीक हुआ, सिपाही का लीक हुआ, जेईएन का लीक हुआ, एईएन का लीक हुआ, थानेदार का लीक हुआ, शिक्षकों का लीक हुआ, आरएएस का लीक हुआ। अब एक बात बताओ, जब सारे पेपर लीक हो गए तो इसके लिए दोषी कौन है? गहलोत सरकार। और रीट का पेपर तो 26 लाख बच्चों ने दिया था और हर एक बच्चे से 10 लाख रुपए लिए पास कराने के। राजीव गांधी स्टडी सर्किट के लोगों ने लिए, कांग्रेस के नेताओं ने लिए, कांग्रेस के एमएलए मंत्री ने लिए। हमारी पार्टी ने कहा कि इसकी सीबीआई की जांच कराओ। उन्होंने जो डीपी जारौली था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष, उसको बर्खास्त कर दिया, लेकिन उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि जैसे ही वो बर्खास्त हुआ, डीपी जारौली ने एक बयान दिया कि इसमें मेरा लेना देना कोई नहीं है, इसमें राजस्थान के नेताओं का लेना देना है। तो गहलोत ने समझा अगर सीबीआई को जांच दी और ये पकड़ा गया तो मेरे कई एमएलए मंत्री जेल में जाएंगे, इसलिए सीबीआई को जांच में। हर पेपर लीक हुआ, पेपर वेस्ट बंगाल में भी लीक हुआ। जब सीबीआई और ईडी ने जांच की, अकेले शिक्षा मंत्री बंगाल के यहां पर 50 करोड़ रुपए मिला, 50 करोड़। वो गरीबों का पैसा है। ऐसे ही गरीबों का पैसा गहलोत सरकार के लोग चट कर गए। लेकिन मैं खटखड़ की जनता को कहना चाहता हूं, जवानों को कहना चाहता हूं, जिनके भविष्य के साथ राजस्थान की सरकार ने खिलवाड़ की है, जिन्होंने गरीबों का पैसा लेकर खाया है, उनका पैसा जो मुंह से खाया है उससे नाक में निकलवाने की जिम्मेदारी हमारी है, मेरी है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अब की बार गहलोत ने यहां हर विधानसभा क्षेत्र में वहां के एमएलए को मुख्यमंत्री बना दिया। वो लूट रहा है, मनमाफिक थानेदार लगा रहा है, एसडीएम लगा रहा है, डिप्टी लगा रहा है, पुलिस वाला लगा रहा है, और उनके कहने से वो काम कर रहे हैं। गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग देवी में भी मिले थे, वहां जो गौशाला की जमीन उस पर कब्जा कर लिया भूमाफियाओं ने। ऐसी हालात आगे बूंदी में मैं वहां जाऊंगा, वहां गौ माता की जमीन का अलॉटमेंट का मामला है। अरे भाई, गौ तो हमारी माता है, पहली माँ हमारी जन्म देने वाली है और हमारा पूर्ण पोषण करने वाली, पालन करने वाली हमारी गौ माता है। उस गौ माता का अपमान हो रहा है, गौ कैसी हो रही है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। भू माफिया, बजरी माफिया, शिक्षा माफिया, हेल्थ माफिया, हर तरह का वन माफिया यहां पर विकसित हो गया है। मैं रास्ते में चलते चलते गांव में मिलते आया, कान बहरे हो गए। गांव वालों के पशु नहीं चल सकते इस जंगल में। ये महाराज कह रहे थे लठ मारते हैं वन विभाग के कर्मचारी। अरे तुम्हारे यहां तो लट्ठी मारते हैं। मैं तो अलवर में गया था, थाना गाजी में, जो 300 भैंस गिरफ्तार कर ली। कभी भैंस गिरफ्तार होती है क्या? गहलोत का राज है। आदमी तो गिरफ्तार होते हुए देखा है, लेकिन भैंस गिरफ्तार होते हुए नहीं देखी। भैंसों को छुड़वा क्या है? अत्याचार हो रहा है, दमन हो रहा है, आपस के झगड़े बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारी पार्टी ने जन आक्रोश रैली निकाली।
जनता का आक्रोश जो है उसको जाके समझना, पूछना और जनता की मदद करना। ये खटकड़ और खटकड़ के आसपास के गांव के भाई से मैं ये कहना चाहता हूं, एक एमएलए, 2 एमएलए हमारे बैठे हुए हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सहित सब हमारे पदाधिकारी ऊपर हैं। हम पूरे भाई आपको वादा करना चाहते हैं, जिन जिन गांव में भी वन विभाग की समस्या है, बिजली की समस्या है, जमीन की समस्या है, गौ माता के उसकी गौशाला की समस्या है, चरागाह की समस्या है, और भी कोई जितनी भी समस्या है, आप तो सारे के सारे खड़े हो जाओ। हम सारे मिलके आपके इस सरकार को घुटने टिकाकर आपकी समस्या को समाधान कराने का वादा हम इस खटकर में करना चाहते हैं। क्या तैयार हो गए? अरे भाई तैयार मिलोगी बहन बेटियों, जरा हाथ खड़ा करो। ये जवान क्या दूसरे इलाके गए क्या, या जल्दी बूढ़े हो गए? सब तैयार हो? सब तैयार हो पूरी तरह से? अब तो तुम कम होगे, क्या 15-20 हजार इकट्ठे हो सकते हो जाओगे? जरा हाथ खड़ा करो। और पुलिस आ गई तो कितने भागोगे? एक नहीं भागेगा। और लाठी चलाई तो कितने भागोगे? और गोली चलाई तो, और जेल में डाला तो? तन से, मन से, धन से हम तुम्हारे साथ हैं। तारीख तुम तय करना, और जो तारीख बताओगे हमारी पूरी पार्टी, पूरे एमएलए में आपके साथ चलेंगे, और बूंदी की कलेक्ट्रेट को जब तक घेरे रखेंगे जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। राम राम था। हेलो, आदरणीय डॉक्टर साहब ने अपने उद्बोधन में वादा किया है कि संघर्ष की इस लड़ाई में सभी ग्रामवासियों से आग्रह है कि वो अभी कार्यक्रम बाकी है, सभी यही रहे। मैं अब मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और धन्यवाद स्वरूप अपने उपचार व्यक्त करें। आदरणीय जिलाध्यक्ष शीतल लाल जी राणा साहब। सभी से आग्रह है कि अभी हमारा कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ है, डॉक्टर साहब भी यही है और हमारे जिलाध्यक्ष जी का उद्बोधन होना है। आप सबसे आग्रह है कि कार्यक्रम को बीच में छोड़ के न जाए। सभी से आग्रह है कि अपने अपने स्थान पर वापस बने रहे। भारत माता की, भारत माता की। आज इस बूंदी की धरती पर प्रिय बंधुओं, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो गणेश धाम रणथंभौर से सवाई माधोपुर
जिसको प्रथम आमंत्रित किया जाता है शादी ब्याह मंगल किसी भी कार्यक्रम में, जो गणेश धाम की भूमि से हमने हमारी समस्याओं के लिए, इन गरीबों की समस्याओं के लिए, किसानों की समस्याओं के लिए और बेरोजगारों की समस्याओं के लिए और इस अत्याचार की समस्याओं के लिए, भ्रष्टाचार की समस्याओं के लिए जो हमने प्रथम निमंत्रण दे करके जो गणेश धाम से पधारे हैं, ऐसी हमारी समस्या को सुनने के लिए हमारी इस बूंदी की धरती पर जो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीना जो गणेश भगवान की तरह वो हमारी इस धरती पर पधारे हैं। इस मंच पे विराजे हुए केशवराय पाटन की विधायक एवं प्रदेश के उपाध्यक्ष बहन चंद्रकांता जी और इस बूंदी की धरती पर निरंतर लगातार 3 बार जीते हुए यशस्वी लाडले विधायक भाई साहब अशोक डोगरा जी और मंच में सरपंच साहब और हमारे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महाराज जी, जिन्होंने ये आयोजन गरीबों की समस्या को देखते हुए ये आयोजन करवाया है। मैं इन सबको यहाँ पधारने पर, डॉक्टर साहब इस भूमि पर पधारने पर उनके बहुत बहुत आभार बधाई देता हूं, जो इस बूंदी के गरीबों की समस्या सुनने के लिए पधारे। विराजे हुए सभी प्रिय भाइयों बहनों, ये भ्रष्टाचारी सरकार, गूंगी सरकार, बैरी सरकार, कुर्सी बचाने वाली सरकार, डॉक्टर साहब ने आपको सब कुछ एक एक बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं तो कहना चाहूंगा कि जो हमारे सामने, हमारे आसपास बेचारे जो हमारी रक्षा विभाग कहते हैं, इस सरकार ने इस रक्षा विभाग को भी रक्षा नहीं भक्षक बना दिया है। प्रिय बंधुओं, ये डकैती तो खुलासा कर नहीं सकते, चोरी तो खुलासा कर नहीं सकते, किसी का मर्डर हो जाए तो खुलासा कर नहीं सकते, किसी के पैर कट जाए तो खुलासा कर नहीं सकते। ये वर्दी वाले जो एक ही काम कर सकता है, खटकर से जाकर के बूंदी में 300 रुपए की मजदूरी करके वापस आता है, उसको रास्ते में रोक करके 100 रुपए उसकी जेब से निकाल करके और खुद की जेब में रख सकते हैं। इसके अलावा ये वर्दी वाले पूरे के पूरे हाथ इनके पीछे बांध सकते हैं। ये गरीबों की सहायता नहीं कर सकते, किसानों की सहायता नहीं कर सकते, केवल इनका भक्षण कर सकते हैं। ये पैसों वालों की कार को रास्ते में नहीं रोकेंगे, किसी को भी नहीं रोकेंगे। जिसकी गाड़ी पे टिप्पण बंधा होगा, सवेरे 8 बजे बूंदी जो मजदूरी के लिए जाएगा वो वापस आएगा, कहेगा मेरी पत्नी के हाथ में, मेरे बच्चे के हाथ में, मेरी बेटी के हाथ में ये 350 या 500 रुपए दूंगा। हाथ थोड़ी दूर चलेंगे, गाड़ी हाथ देगी, या तो 200 रुपए छीन लेंगे या 500 रुपए छीन लेंगे। वो भी याद रखता है कि 100 रुपए अलग से रखो, नहीं तो वर्दी वाले मिलेंगे और अपन से ये भी छीन लेंगे। प्रिय बंधुओं, एक काम के अलावा दूसरा काम ये कभी भी नहीं कर सकते। इन्होंने पैर कट के महिला के कड़े खुल गए, उनकी चोरी बरामद नहीं की। 55 लाख की चोरी का अप्रैल में हुई, वो बरामद नहीं की। अरे सीसी फुटेज कैमरे में आ जाते हैं चोर, जिनको भी ये पकड़ नहीं सकते, केवल पकड़ सकते हैं तो गरीब की मोटरसाइकिल रोड पर पकड़ सकते हैं। प्रिय बंधुओं, 4 साल परेशान हो गए, अब तो बरस गिनते थे आने वाली सरकार का, अब तो ओनली 11 महीने ही रह गए आने वाली सरकार के। मैं कहता हूं पूर्ण बहुमत से, फुल समर्थन से, कमल के फूल पे बटन दबा दबा करके भारतीय जनता पार्टी को लाना है। आप सबकी रक्षा करेंगे। आप सब ये दादी सुना रहे थे, जंगलात वाले सूखी लकड़ी तोड़ के लाते, उनका जुर्माना बना देते। अरे जंगलात वालों, सूखी लकड़ी का क्या करोगे आप, उनका जुर्माना बना देते हो। सूखी लकड़ी तो जंगल से साफ करेंगे तो वो जंगल ही साफ होगा और भी जानवरों के भी कांटे खिले नहीं बगेंगे। लेकिन जंगलात वालों ने भी किसानों को लूट रखा है, गरीबों को लूट रखा है। फिर मैं एक और बात करके मेरी वाणी को विराम दूंगा।
जितने भी किसान हैं 15 लाख रुपए दे रहे हैं, 1 रुपया नहीं लेना है। अगर हम लेंगे तो महाराज जी ने कहा था 50 लाख रुपया लेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। जितने भी मंच पे बैठे हुए हैं हम तुम्हारे साथ हैं। इस सरकार का मुंह तोड़ जवाब देंगे, घुटना टुका देंगे। जंगलात वालों से हम सब हमारी जमीन को मुक्त नहीं होने देंगे जब तक 18 वर्ष का 21 वर्ष का नहीं 18 वर्ष के लड़के को 50 लाख रुपए दूसरी जगह स्थापित होने के लिए नहीं कहेंगे। जब तक हम सब आपके साथ है, किसी का पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हमारे बीच देरी से पहुंची केसराय पाटन विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती चंद्रकांता जी मेघवाल को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपने उद्गार व्यक्त करें। श्रीमती चंद्रकांता जी मेघवाल। केसराय पाटन विधायिका आदरणीय आए और इनके बाद જાણો છે ને આપણ નગર આકર નહીં જાણો જલ્દી છે ને आज ब्याह शादी भी है। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच में मैं कहूंगी कि गरीबों के हितों की रक्षा के लिए चाहे राजस्थान की धरती का कोई भी कोना क्यों न हो, उस कोने में भी जाकर आम जन की समस्या के समाधान हेतु लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से चाहे प्रशासन हो चाहे सरकार हो, उसको घुटने टिकवाने वाले हम सभी के आदरणीय सम्मानीय बाबा किरोड़ी लाल जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं भी पड़ोसी विधानसभा की विधायक होने के नाते उनका स्वागत करूंगी। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। साथ ही साथ हमारे बीच में जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया और लगातार अपने जीवन को संत रूप में जीने के बाद भी सामाजिक कार्यकर्ता बनकर काम करने वाले आदरणीय कमलेश जी महाराज, मेरे बड़े भाई विधानसभा में मेरे साथी आदरणीय अशोक जी डोगरा साहब, सामान्य जिला अध्यक्ष जी हमारे बूंदी जिले के भाई छीतर जी, भाई रुपेश जी, बाबूलाल जी भाई साहब, सभी सम्मानित मंचासीन अतिथि बंधु, मेरे सामने उपस्थित सभी इस बूंदी जिले के आसपास के सभी 36 गांवों से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, सम्मान्य बाबा ने हम सभी को मन से आशीर्वाद दिया, न कि आशीर्वाद दिया कि जो जनता इस प्रशासन और सरकार के कहर से किस तरह से संघर्ष कर रही है, किस तरह हमारे ऊपर, मैं तो कहूंगी कि सितम ही ढाना मानो। वन क्षेत्र में आने के बाद अनेकों समस्याएं खड़ी करते हुए लगातार हमारे हितों के साथ कुठाराघात करने वाली सरकार के खिलाफ आज बिगुल आपने बजाया है। मेरे भाइयों, हमारे सामने समस्याएं बहुत सारी बड़ी है, लेकिन बाबा ने आपको बताया, सम्मान्य किरोड़ी लाल जी भाई साहब ने बताया कि अभी तो मात्र यहां पर आपको उन्होंने टेलर दिखवाया है। अगर आपकी जो समस्या है, चाहे टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र में आने वाली हो, चाहे खटखड़ के आसपास के हमारे 36 गांव क्यों ना हो उनकी हो, और चाहे खटखड़ से जयपुर की सड़क का निर्माण तुरंत प्रभाव से शुरू नहीं किया तो वो समस्या हो, और इसी के साथ साथ सरकारों के द्वारा दी जाने वाली मूलभूत आवश्यकताओं के अनुरूप, आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप अगर उन आवश्यकताओं को सरकार ने पूरा नहीं किया, इन सारी बातों को लेकर आज आपके बीच में वो
पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। मैं करूंगी कि देखिए सरकार किसकी है वो सब आपको बता दिया। किस तरह से हमारे बीच में बाबा बनना इतना आसान नहीं है। जिस रूप में बनकर भाई राहुल भाई आ रहे हैं, उनको भी ललकारते हुए आदरणीय किरोड़ी लाल जी भाई साहब ने बताया कि जिस हिंदुस्तान को जिस देश को आपने तोड़ने का काम किया, आज आप भारत जोड़ो यात्रा के नाम से यात्रा निकाल रहे हो। अपनी आत्मा पे हाथ रखकर ईमानदारी से बताओ कि वास्तव में जिसको आपने तोड़ा है वो वापस कैसे जुड़ेगा, और अगर जुड़ेगा तो कितनी गांठें उसमें पड़ जाएगी। इस बात का मनन भी आपको करने की जरूरत है। मैं इतना ही कहूंगी कि किसानों के मसीहा आप हैं, मजदूरों के मसीहा आप हैं, नौजवानों के मसीहा आप हैं, और खासकर जिस सरकार के राज में 4 साल में 27,000 बहनों के साथ 27,000 बहनों के साथ दुराचार का मामला हुआ, इतने रेप केस हुए, पर दिन का आंकड़ा ले तो देखिए आप 17,000 होने लगे लगातार 2-4 महीने में, तो और ज्यादा आंकड़े बढ़ने लगे। और 7,000 निर्दोषों को मारने वाली सरकार के खिलाफ निश्चित तौर पर हमको बिगुल बजाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, किसानों के साथ छलावा करके सत्ता में आ गई, किसानों को 10 तक गिनती बोलकर उनका मुआवजा देंगे, उनका कर्जा माफ करेंगे, ये बात कहकर सरकार सत्ता में आ गई। लेकिन उनको पता भी नहीं है कि मेरी कुर्सी कितने दिनों तक बचेगी। उस कुर्सी को बचाने के लिए आपस की लड़ाई में जनता के हितों की रक्षा नहीं कर पाए, और आज इसी का नतीजा है कि गांव ढाणी तक जाएंगे, कस्बों की गलियों तक जाएंगे, तो हर कस्बे में, हर गली मोहल्ले में, हर गांव ढाणी में हमें हमारी बहनें एक पेंशन का कागज लेकर खड़ी रहती है। ये कौन सी सरकार है? इस राजस्थान की जनता के साथ किस तरह से छलावा करने वाली सरकार है। और नौजवानों का भाई साहब ने बताया कि उन्होंने 27 लाख लोगों को, बेरोजगार बंधुओं को 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया। हम 50,000 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। क्या आपको सत्ता में रहने का अधिकार है? मेरे भाइयों, एक ही नारा होना चाहिए कि हम इस सरकार को बदल के रहेंगे, और निश्चित तौर पर जनता जब ये बोल दे कि जनता आती है कुर्सी छोड़ो, इस कुर्सी को छोड़ने के लिए उन्हें तैयार होना पड़ेगा। इसलिए आज के दिन एक संकल्प लेकर जाए कि जहां बाबा बोल देंगे वहीं खड़े हो जाएंगे और बाबा की ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे। इसी बात के साथ यही कहूंगी, आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपने भाई अरविंद की बात बाबा ने रखी, लेकिन मुझे लगता है पुलिस प्रशासन हमारी रक्षा के लिए है, न कि लूट खसोट करने के लिए। एक खाद डालकर आने वाली ट्रॉली को रोक रहे 2 जने मिलकर, और ट्रॉली पलट जाए और किसी बाप का इकलौता बेटा मर जाए, मैं कहूंगी शर्म आनी चाहिए ऐसी पुलिस को, बूंदी जिले की पुलिस को। निश्चित तौर पे इसके लिए भी आंदोलन किया जाएगा। और आपने और भी एप्लीकेशन मुझे दिए, आप बसे हुए हो, हमारे बंजारा समाज के लोग खटकर से आगे जाएंगे केशवराय पाटन रोड पर, आपके बरसों से 2-2 साल से मकान बने हुए हैं, कुछ टापरियां बनी हुई है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपने मुझे एप्लीकेशन दिए, मैं एसडीएम साहब से बातचीत करूंगी, कलेक्टर साहब से बातचीत करूंगी। अगर गोद लिया हुआ बेटा 10 साल हमारे घर में रह ले तो पूरा हकदार मालिक बन जाता है। आप 2-2 साल से वहां रह रहे हो, मैं निश्चित तौर पर इस एप्लीकेशन को लेकर उनसे बातचीत करूंगी, आपको भी बुलाऊंगी। अभी मैं इतना ही कहूंगी कि वास्तव में इस राजस्थान की जो वीरों का प्रदेश है, अगर उसकी हमें तकदीर और तस्वीर बदलनी है तो निश्चित तौर पर आज ये प्रण लेकर जाना पड़ेगा कि कांग्रेस की सरकार को जड़ मूल से नष्ट कर दे। क्योंकि सबने भाई आदरणीय कमलेश जी महाराज ने कितनी बार ज्ञापन दिया, तब जाके ये बाबा के डर के मारे अब तैयार हुए। आइए हम सब मिलकर जोरदार नारा लगाएंगे, बोले भारतीय जनता